व्हाट्सएप पे आप मजाक भेजते हैं, पुरुष पुरुष कोई भेजे, तब तक उसका मर्यादा बनी है। शो आया था लैटिन, इस तरह की बातें उस शो में की गई कि तहलका ना हो, कोई आप पे आरोप ना लगाए। रिलिया बहन पिया को लिए जाए रिलिया। इन विषयों पर बात करने के लिए आज का वक्ता कौन है ये आप सब जानते हैं। मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए बता दूं अगर आपको, तो जब भारत की मिट्टी अपने आवाज तलाशती है तो कन्नौज के उत्तर प्रदेश के जिले में एक स्वर जन्म लेती है जिनको आप सभी मालिनी अवस्थी के नाम से जानते हैं। वह गायिका जिन्होंने लोक संगीत की धारा को परिभाषित ही नहीं किया, एक नया उनको संकल्प पत्र सौंप दिया। निजी स्तर से जिनको हमारी माता जी बहुत पसंद करती हैं और हमारी नानी जी भी उनके गाने आज भी सुनती हैं। तो आपने न केवल भाषा चेंज की, आपने लोक संस्कृति की परिभाषा बदल दी। तो क्योंकि मैं चाहता भी था कि मैम के साथ एक टॉक शो हो, तो आज वो मौका पॉलिन्स ने हमें दे दिया। मैम सीधे सीधे पहला तो आप बहुत खूबसूरत हो और दूसरा उससे खूबसूरत आपकी आवाज है। तो आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ ये है कि लोक संस्कृति की खूबसूरती ने आपको खींचा था या आपको पहचान बनानी थी इस प्रश्न ने खींचा था? क्योंकि जिस समय से आप आती हैं वो समय आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट का तो नहीं था कि मेरे को अपनी आइडेंटिटी बनानी है, वो था कि मेरे को कुछ करना है। तो आपका खुद का इंटेंशन क्या था उस टाइम? हेलो हेलो, इनका नाम क्या है? तो ये भविष्य के नेता के साथ इन्हें सत्र संचालन के संग संग वक्ता को प्रसन्न करना भी इतने अच्छे से आता है, बात को रखना बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूरा स्टाफ, और मैं इस ऐतिहासिक संस्थान में आकर के बहुत गौरवान्वित हूँ। भारतवर्ष का जो पूरा एक राजनीतिक इतिहास जिस संस्थान, शिक्षण संस्थान से जुड़ा हो, वहाँ आना सौभाग्य की बात मानती हूँ। आपने बुलाया, इसके लिए कृतज्ञ हूँ, और कई बार पहले बुलाया ना आ सकने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना कि मेरे मन में गिल्ट पल गया था कि देशबंधु से कितनी बार बुलावा आया, कुछ ना कुछ कारण हो गए जो आ नहीं सकी, और आज आना हुआ है। तो शायद इसीलिए कि भविष्य के नेता जब ये कहीं जाकर सदन की शोभा बढ़ा रहे होंगे तो मैं आनंद से याद कर रही होंगी कि एक बालक ने ये कह करके पूरी चर्चा का मुंह कहीं और मोड़ दिया कि मेरा सपना था मैं बात करूं, मेरी माँ फैन है, मेरी नानी फैन है, यानी मेरी उम्र कितनी है ये चाहते हुए भी। आपने जो सवाल पूछा आयुष, उसमें कई सारे उत्तर हैं और कई सवाल एक साथ पूछे आपने। मुझे लगता है कि जैसे आजकल तो साइंटिफिकली आजकल की भाषा में बोलूं तो एक चिप होती है, हर एक चिप एक अलग होती है कि कंडीशनिंग। ऐसे ही जीव जो है ना, जो जन्म लेता है और जो अपने आसपास के संस्कारों से खुद को समझता है, परिभाषित करता है, मुझे लगता है मैं बहुत अलग थी। इसलिए क्योंकि मैंने जो किया मेरे भाई बहनों ने नहीं किया। जहाँ मेरे भीतर परंपराओं को, संस्कृति के पीछे दीवानगी तक उसको ग्रहण करने का भाव था। लोकगीत उसका एक हिस्सा है जो मैं मंच पे गाती हूँ। पहले तो आपको वो होना होगा, यदि उस दर्शन से नहीं जुड़े, उस विचार से नहीं जुड़े हैं तो यू आर जस्ट अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। फिर आप चाहे गजल गाएं, चाहे कुछ भी करें, उस विचार से जुड़ना होना तो मेरे भाई बहनों में नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस यात्रा को पीछे से लेकर के आई, माता पिता के संस्कार और आसपास जो देखा उससे और तय होता गया। और मैं बार बार बोलती हूँ कि घर की पाठशाला के अलावा जो शिक्षा ग्रहण की मैंने, उसने मुझको आज जो मैं बैठी हूँ आपके सामने बहुत मोल्ड करने में शेपअप किया। कई बार हम सोचते हैं कि कोई गा रहा है वो इसलिए अच्छा गा रहा है, उसने अच्छा संगीत सीखा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं यदि लोक संस्कृति में मैंने अध्ययन किया तो वो इसलिए क्योंकि संगीत के संग संग इतिहास पे और संस्कृत पे मैंने ऐसा अध्ययन किया था। यही दोनों मेरे विषय थे और मुझे लगा कि भारत की गाथा जो मैंने पढ़ी है और जो मैं जानी है उसको पुनर्भाषित करने का नई पीढ़ी पे के सामने इससे सशक्त माध्यम नहीं हो सकता हमारी लोकधारा।
लोक कथाएं, लोकगीत जो भारत की संस्कृति का गुणगान करते हैं, जो मैंने कालिदास भवभूति भास को पढ़ा था, जो मैंने इतिहास में विशेष रूप से प्राचीन भारत का जो वैभव और जो पढ़ा था, साथ ही साथ संघर्ष का भी जो पूरा कालखंड है उसके भी लोकगीत पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा एक कारण बनी कि मैंने ये तय किया कि यही करना है। और जो आपने बोला कि उस तौर पे तय नहीं करते थे, हमारे लिए दूसरे लोग तय कर देते थे, तो मेरे लिए भी ये तय हुआ था मैं सीखूं, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा थी, लेकिन लोक गीत गा करके भारत का गौरव गान करना ही मेरा विचार था। और उस समय था, आज से 40 साल पहले, जिसको आजकल की भाषा में इट वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी कूल। तो कूल तो छोड़िए, वो उतना ही आपको क्या कहा जाएगा, जाहिल, उतना ही देहाती, उतना ही ऑब्सलीट, उतना ही पुरातन मानते थे जितना आप इन चीज़ों को गाएं। और मैंने उस समय की आलोचना या उस समय की जो विचार लोगों को लगते थे उसको आशीर्वाद की तरह लिया कि समय आएगा, जो कर रही हूँ वो भी समझ में आएगा। तो लंबा समय लगा, लेकिन आज सबको समझ में आता। तो आप जब, मुझे हंसी आती जब लोग कहते हैं कि फोक इज कूल, यू आर कूल, तो मुझे हंसी आती कि वो इतनी बड़े पूरी संस्कृति को एक शब्द में परिभाषित करना, तो आज यदि कूल लगता है हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर और उसकी अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत उस यात्रा में योगदान हम लोग का बिना खींच कर यहाँ तक मैम के लिए मैं एक ऑफ द नोट बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने खुद ने ही अप्रोच किया था मैम को आज आने के लिए, तो मुझे लगा था टीम का नंबर है, तो मैंने कहा कि माननीय अवस्थी जी को हमने आमंत्रण भेजा है। तो मैम ने उधर से कहा नहीं बेटा, मैं 22 तारीख को तो ट्रेवल कर रही हूँ। मैंने कहा मैं ट्रेवल कर, मैम मेरी डायरेक्ट आपसे बात हो रही है। मैम ने कहा हाँ मैं खुद ही बात कर रही हूँ। 2 बार तो मैंने नमस्कार वापस से किया कि मैम नमस्कार नमस्कार, मैं आयुष बात कर रहा हूँ। तो ये इस बात का प्रतीक आपको बताना चाह रहा था कि सोफिस्टिकेशन और एक ऑडेसिटी लोगों की चेंज हो जाती है विख्यात हो जाने के बाद में, लेकिन जो आप मंच पे देखते हो कि नहीं आप बहुत डाउन टू अर्थ है, तो बाकी लोग हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर हमारी संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह को शाश्वत बना दिए हैं उनमें से एक अहम स्तंभ माननीय अवस्थी वैसी बिल्कुल है। ये मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। हम आज के समय में रैप को, पॉप को ज्यादा सुना जाता है, पर सैया भरे लड़कैया इसको थोड़ा जनता नहीं समझ पाती। और क्योंकि आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की, तो ये गाना मैंने बहुत बार सुना है और आपने इसकी बहुत खूबसूरत डेफिनेशन बनाई थी कि कैसे इसको आपने एक्सप्लेन किया था, क्या इस गाने की अप्रोच थी। मैं एक बार चाहूंगा कि इस गाने की ना बनो, बहुत चतुर लड़का। मैं तो यार राजनीति शास्त्र पे बात करने आई थी, सीधे सैया मिले लगे। देखिए इससे बड़ी राजनीति शास्त्र नहीं हो सकती। ये जो ये करार है बंधु, क्या आपका एक गाना है, मतलब इतना मासूम है कि एक गाना है, उस पर मैं बाद में आती हूँ। मुझे लगता है कि जो आपने विषय यहाँ रखा था और जो आरंभ में किया था, मैं ये जरूर, क्योंकि यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ, ये विषयांतर ना हो इसलिए विषय पे बता रही हूँ। बहुत बड़ा कारण लोक संस्कृति से जुड़ने का कारण ये भी था कि दरअसल हमारा जो लोकतंत्र है उसका सच्चा दर्शन यदि कहीं होता है तो हमारे लोकगीतों में, लोक कथाओं में, लोक नाट्य में, लोक नृत्यों में। पंचतंत्र की कथाएं देखें या लोकगीत सुने तो जो एक हमारे यहाँ बोला कि एटर्नल डेमोक्रेसी भारतवर्ष को, तो यदि देखना हो तो आप पंचतंत्र की कथाओं से ही देखना शुरू कर सकते हैं। वहाँ एक सभा लगी है, सभा में लोगों ने चतुरता में शेर के होते ही बंदर को राजा बना दिया। वो सब आप कथाएं सुनते हैं कि कहाँ से फिर बंदर ने सयाना होकर के चतुर है, इसलिए ताकत नहीं, चातुर्य के कारण वोट पड़े और जंगल में सारे प्राणियों ने बंदर को कहा भाई आज से तुम राजा बनोगे। तो पंचतंत्र की कथाएं जहाँ पर हम लोगों को नेतृत्व योग्यता के आधार पर ये दर्शन देते हैं, लोकगीतों के ढूंढने के और गाने के पूरे क्रम में ऐसे ऐसे गीत मुझे मिले हैं जिसमें मुझे लगता है कि पूरा पूरा जो एक राजनीति के प्रति क्या सजग भाव था एक आम व्यक्ति के मन में। हमारे एक बिरहा गाते हैं, जहां कुइया, जहां पंच तहां परमेश्वर, जहां कुइया तह कीच, और यही कीच का बना चौतरा जहां पंच नवाबा शीश। पंच परमेश्वर का महात्म्य है, लेकिन वही मिट्टी जिसको कि हम
जागृत करके माई सिराते हैं सारे पूजा में, चाहे वो हमारे माटी कोरते विवाह या कोई संस्कार हो, तो तालाब की मिट्टी को ला करके उसमें चेतना का आवाहन करते हैं कि भाई जागो जागो मिट्टी, तुम जागो और आकर के कार्य को शुभता प्रदान करो। उसी कीच का, उसी कीचड़ का बना हुआ ये चबूतरा है जहाँ पे ये प्रणाम करके ये पंच बैठते हैं। पंचा बैठे मड़ई मड़ई केकरा खोसू में बेलई के फूल। राम से पूछते कि यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा, मैं कौन जानूं, किसको मैं फूल दूं और किसकी माला पे मैं किसके गले पे हार डालूं। यानी पंचायत बैठ गई तो वो अब सर्वोपरि है। ये जनतंत्र में गीतों में हम लोगों को मिलता है। ऐसे गीत मिलते हैं जहां पर एक बड़ा सुंदर तेलियों का गीत है, और उस तेली के गीत में आता है जहां पर रुक्मणी कृष्ण के संग अकेली रमण कर रही है वन में, और वन में रमण करते करते झूला झूल रही। पास में सरोवर है, बड़ा दृश्यात्मक वर्णन है कि चकवा जो है चकवी ढूंढते हुए चकवा को जा रही है। सांझ होने वाली है, उसको डर लग रहा है सूर्य अस्त हो गया, तो मैं फिर चकवा को दिन भर अगले दिन तक ढूंढती फिरूंगी। आपको पता है चकवा चकवी मिलने के लिए। और रुक्मणी इतनी तेज पेंग मार रही है, उधर आकाश में सूर्य अस्त हो रहे हैं, सरोवर का जल और हवाएं लहरा रही हैं, पेड़ झूम रहे हैं। उसी में मुक्ताहार रुक्मणी का गले से निकलता और निकल करके जा करके सरोवर में कहीं दूर चला जाता है। रुक्मणी देखती चकवा को जाते हुए तो रानी उपट रानी कृष्ण की, और वो चिल्लाते हुए लगभग बड़े कर्कश आवाज में, गीत है पूरा लंबा, और चकवी से कहती है तुम कहाँ उड़ते हुए चली जा रही हो, देखती नहीं कि मैं ढूंढ रही हूँ अपना मुक्ताहार, जल्दी से अपनी चोट से मेरा मुक्ताहार निकालो। और चकवी कहती है रानी हो, एक नहीं एक मिल गया, खो गया तो 10 और हार पाओगी, लेकिन मेरा सूर्य अस्त हो गया तो मुझे चकवा नहीं मिलेगा, जाकर ढूंढो, मैं जा रही हूँ अपने प्रेम के पीछे। तो रुक्मणी उससे कहती है इतना बड़ा मेरी राजाज्ञा का तुम विरोध कर रही हो, मत भूलो तुम सिर्फ एक पंछी हो। तो वो कहती है तुम मत भूलो कृष्ण को, इसीलिए तुम पाकर पा नहीं पाई क्योंकि तुमने प्रेम नहीं जाना। आज भी माला के पीछे पड़ी हूँ, मैं प्रेम के पीछे अपने चकवा को ढूंढने जा रही हूँ। आप सोचिए लोकगीत है जहां पर कभी पंछी ने तो नहीं बनाया, हमारे किसी पुरखे ने बनाया, प्रेम का संदेश देने के लिए। वरना रुक्मणी पे कोई गीत नहीं मिलते, राधा पे मिलते। रुक्मणी नायिका है और उनको प्रेम का ज्ञान कौन दे रहे, चकवी दे रहे। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की जो असली सत्ता की प्रजा के पास सत्ता है, राजा को कुछ भी कह सकता है। न जाने कितने, एक हमारे यहाँ गाना मिलता है सोहर है जिसमें राजा दशरथ हैं और वो सुबह सुबह उठ के जाते हैं तो हेलन बोलते हैं, हमारे अवध में हेलन बोलते हैं, झाड़ू लगा के सफाई कर्मचारी हमारी, तो हेलन है। हेलन झाड़ू लगाती है तो पहले देखते कि दशरथ आ गए, तो दशरथ को देखते देखते कहती राम राम, किस निर्वंशी को आज देख लिया, मेरा दिन आज कैसे कटेगा। तो बड़ा मुंह उतारे हुए आते हैं। कौशल्या कहती है तुम उदास क्यों, तो कहते मैं इतना उदास हूँ, मैं हूँ राजा दशरथ अयोध्या का, लेकिन आज हेलन ने मुझे देख कर कहा राम आज दिन कैसा मेरा कटेगा, क्योंकि किसी निर्वंशी का मैं है। तो कौशल्या कहती ठीक ही तो कहा, मैं कहती हूँ संतान करो। अब ये सोहर है, लेकिन आरंभ कहाँ से है कि 10 दिशाएं जिन्होंने जीत ली, ऐसे दशरथ को ताना कौन दे रहा है। और फिर पूरी कथा है कि कैसे उस ताने की वजह से राम का जन्म हुआ। तो ये जो मुझे लगता है कि अंतिम व्यक्ति का अधिकार कुछ कहने का, और सीधे राजाओं से एक तो मैं चूंकि विद्यालय में बैठे हैं तो एक और सुंदर गीत को फिर आपकी बातों का उत्तर दूंगी। ये मुझे बहुत सुंदर ये रोकड़ी गीत है। इसमें राम और लक्ष्मण गए हैं आखेट करने, शिकार करने, ऐसी कल्पना है, और वो शिकार कर रहे हैं, घना जंगल है। राम शिकार करते करते धूप की ओर देखते हैं, इतनी तेज चटक धूप है और उसमें सूर्य भगवान अपने आप को छिपा लिए। तो गाने की शुरुआत यहीं से है कि हम तो से पूछिला पंडित, हम तुमसे पूछ रहे हैं पंडित कि इतनी घाम थी, पता इतनी तेज धूप थी, अचानक से सूर्य क्यों अस्त हो गए। तो विद्वान उत्तर देता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर शैली में गीत है, कि अरे वो लजा गए होंगे, सूर्यवंशी है राम, कि देखो कितना बड़ा अधर्म हो रहा है, आखेट करने निकले, यानी राम अधर्म कर रहे हैं, उनको आखेट नहीं करना चाहिए। पहली 2 पंक्ति में उत्तर आ जाता है। अब आगे गीत देखिए कमाल का, कि आखेट करने गए हैं,
एक हथनी को मार दिया, हथनी को मार दिया। उसके अब आगे क्रूरता देखिए कि दांत उखाड़ रहे हैं, उखाड़ते करते राम थक जाते हैं, पसीना पूछने लगते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं जाओ मेरे लिए जल लेके आओ। लक्ष्मण कहते हैं इतने घने जंगल में, लेकिन भाई की आज्ञा। तो एक जंगल, दूसरा वन, तीसरा वन, 4 वन पार करके जल लेने के लिए जाते हैं। और जहाँ जल लेने जाते हैं तो देखते हैं दूर एक पहाड़ी के पास एक बहुत छोटी सी बगिया को एक माली सींच रहा है, फुलवारी लगी है, माली सींच रहा है। और उसके बाद लक्ष्मण जैसे ही जाते हैं तो माली उनको देखता है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का अनुज लक्ष्मण। माली कहता है सीधे पहले तीर कमान उतारो। तीर कमान उतारते हैं, क्या चाहिए? जल चाहिए, जल देते हैं। जल लेकर के उसी स्थिति में वन पहुंचते हैं। राम दूर से देखते हैं कि निरस्त्र चले आ रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ गए, इतने घनघोर वन में चले आ रहे हो, अस्त्र कहाँ गए? राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि भाई जल इसी शर्त पे मिला कि मैं अस्त्र विहीन हूँ, आपका आज्ञा थी आपकी। राम कहते हैं मुझे उस माली से मिलना है, और जल लेकर के पी करके माली के पास आते हैं। राम बुद्धिमान है, इसलिए पहले से ही तीर कमान उतार करके माली के पास जाते हैं। वो कहते हैं आपको बहुत आभार, हम दोनों भाई बहुत प्यासे थे, आपने जल दिया। लेकिन एक प्रश्न है हमारा, आप जानते हैं कि हम राजपूत हैं, क्षत्रिय के पुत्र हैं, और ये घनघोर वन है, हिंसक जंतु रहते हैं। यदि कुछ हो जाता तो आपने हमारे तीर कमान के उतरवाए। माली हंसा, और माली कहते हैं कि राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, बस मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो कहते हैं कहिए। बोले जिस हथनी को तुमने अभी मारा उसका अपराध क्या था? राम कुछ नहीं बोलते। माली कहता है कि वो प्रतिदिन हथनी हमारे इस बगिया के सामने से गुजरती थी, और वन की हथनी होते हुए उसको इतना विवेक था कि आज तक मेरी उसने बगिया नहीं रौंदी। तो राजन तुम ये बताओ, तुम क्षत्रिय पुत्र हो तो सही, वध क्यों किया? सोचिए, लोकगीत है जिसको सो कॉल्ड आप कहेंगे अनपढ़ हमारे दादी काकी खेतिया किसानों ने गढ़ा। गीत के अंत में राम और लक्ष्मण माली के चरणों में गिर जाते हैं और रोकर अपने आंसुओं से उनके चरण वंदना करते हैं। ये रोपनी का यानी फसल लगाने का गीत है। यानी राम और लक्ष्मण मिल करके एक माली से गुरु के समान शिक्षा ले रहे हैं। और जो मेरी किताब अभी चंदन की वाण आई उसमें मैंने इस पर पूरा अध्याय लिखते हुए लिखा है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्या पता इसी कारण वो क्षेत्र अवध कहलाया हो, और राम ने कहा कि आज से यहाँ किसी का वध नहीं होगा। तो मेरी मीमांसा उसमें मैंने डाली, अवध क्यों नाम पड़ा? बहुत लोग कहते हैं यहाँ बौद्ध थे, नहीं, ये तो रघुवंशियों का क्षेत्र था। प्रभु राम ने ये प्रण लिया होगा। ये गीत, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ जो आपका प्रश्न था बेटा, कि लोक गीत क्यों गाया, लोक गीत की ओर क्यों आई। तो मुझे लगता है कि वो पॉपुलर फेस है जो आपने सैया मिले लग गया, लेकिन जिसने राजनीति शास्त्र और संस्कृत और इतिहास पढ़ा हो उसको लोकगीत के जो साहित्यिक और सामाजिक जो उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो इतना प्रभावित करता है कि उसके कारण मुझे लगता है कि आप जैसे बच्चों के सामने, युवाओं के सामने, चाहे मंच के माध्यम से, चाहे संवाद के माध्यम से, जिस तरह से भी ये बता पाऊं कि भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय दर्शन, ये सब जितनी सुंदरता से हमारे लोकगीतों में व्याख्या, लोक कथाओं में व्याख्यायित है, उतना सुंदर और कहीं भी नहीं। इसमें क्वेश्चन है कि क्या, जैसे आपने बात की कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में, पहले एंशिएंट डेमोक्रेसी में भी विरोध की टिप्पणियां हमेशा एकदम चाशनी में डुबो के पिलाई जाती थी, पर क्या आज के समय में वो प्रासंगिक है? क्या डेमोक्रेसी विरोध के स्वर सह पा रही है आज के समय में? और कितनी क्षमता होनी चाहिए एक नेता को, एक शासक को, कि वो प्रजा की बात सुने ही नहीं बल्कि उसके अनुसार अपनी नीतियों को परिवर्तित करे? लोकतंत्र में हर व्यक्ति का स्वर मायने रखता है, ये तो पहली शर्त है लोकतंत्र की। और लोकतंत्र का जो भी नायक होगा, जिसे लोक ने वो सत्ता दी है, वो प्रबुद्धता उसमें होती है उस अंतिम स्वर को सुनने की, इसी के आधार पर चलता है। और आजकल सोशल मीडिया के आने पर तो मुझे लगता है कि प्रतिरोध का स्तर बहुत बढ़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो नहीं कह पाता था, उसके पास शक्ति है,
तो इसे मुझे लगता है जिस स्तर पे आज आलोचना होती है उस स्तर पे तो कभी भी आलोचना नहीं होती थी, क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास अस्त्र है अपनी बात कहने का, और असहमति का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ अभिव्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए कि उस अभिव्यक्ति की क्या मर्यादा है। यह कहने, जैसे मैं आपके बीच आई हूँ तो मैं आपके भीतर आई हूँ, आपके पास आई हूँ, आपने मुझे अभिव्यक्ति माइक दिया है, अपनी बात कहने के लिए बुलाया है, लेकिन अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिला उसका सम्मान भी मैं करूँ, ये मुझसे भी अपेक्षित है, लोकतंत्र में ये भी अपेक्षा है। संस्कृति और राजनीति का संबंध हिंदुस्तान में सदैव से रहा है, आपस में सामंजस्य बना के रखने की प्रथा रही है, पर क्या आज के समय में लोक संस्कृति को, कल्चरल आइडेंटिटी को एज अ टूल यूज करना शुरू हो चुकी है राजनीति में? ये नजरिए पे है कि आप इसको टूल की तरह कौन यूज होने दे रहा है, कौन यूज कर रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति और संस्कृति तो एक दूसरे के सदैव पूरक है। उस देश की, उस समाज की संस्कृति ही तय करेगी कि वहां पर किस प्रकार का तंत्र होगा। कई जगह साम्यवाद है, कई जगह डिक्टेटरशिप है, और मैं आज एक बात कहूँ आपसे, आंख खोल करके देख लीजिएगा, जिन देशों में कला संस्कृति या गायन नहीं करने दिया जा रहा, वादन, वही डिक्टेटरशिप है। तो संस्कृति और राजनीति का कितना प्रगाढ़ संबंध है आप ये समझ सकते हैं। आंख उठा के पश्चिमी देशों की ओर देख लीजिए, पश्चिमी माने अपने पश्चिम, और फिर उनके पश्चिम, जहाँ पर गायन, वादन, नृत्य, इस प्रकार की जो मौलिक आजादी, संस्कृति, जहाँ पर संस्कृति विहीन कर दिया राष्ट्र, वहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि संस्कृति का स्वर तो लोग कला से जुड़ा हुआ है, कला आएगी तभी होगा। तो आप अफगानिस्तान देख लीजिए, मैं खुल के बोल दे रही हूँ, पाकिस्तान आप कहीं भी पीछे अपने देख लीजिए, और जब तक लोकतंत्र था एक से एक कलाकार निकलते रहे वहां से, जिन्हें हम लोग गाते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। संस्कृति का सशक्तिकरण हो रहा है या उपकरण हो रहा है? उपकरण तो यदि कलाकार अपने को बनाना चाहेगा तो बनेगा, कलाकार स्वतंत्र होता है स्वभाव। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगी, पिछले कुछ समय में निश्चित तौर पे, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा पूछा है कि मैं उसको तथ्य के आधार पे उत्तर दे रही हूँ। भारतवर्ष के लोक कलाकारों का जितना सम्मान पिछले 12-14 वर्षों में, या कहना चाहिए मुख्य धारा में लेकर के आया है, वैसा मैंने नहीं देखा पिछले 50-60-70 साल नहीं देखा। और ये कहने का मेरा आधार भी है, शास्त्रीयता, जिसको आप क्लासिक बोलते हैं, जिसको हम अभिजात्यबद्ध की चीज मानते हैं, उसका मान सम्मान रहा है। लेकिन लोक कलाकार लोक धारा में, मुख्य धारा में जुड़े, इसके लिए ऊपर से शीर्ष स्तर पे उतना तो नहीं होता था, 2-4 प्रोग्राम मिल जाए उतना ही होता था। मैं अपनी बात करूं, आपको हंसी आएगी, तथ्य पे बता, 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश। आज से 10 साल पहले 21-22 करोड़ की आबादी रही। जहां कबीर हुए, जहाँ गोस्वामी जी हुए, जहाँ सूरदास, मतलब अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, और आज की खड़ी बोली और बघेली और कौरवी भाषा में जिसको आप कहते हैं, और उर्दू वर्तमान, इसकी जो जननी रही है धरती, वहां पर जब मुझे पद्म सम्मान मिला है 24 साल बाद, किसी लोक कलाकार को उत्तर प्रदेश में पद्म सम्मान मिला। वो धरती जिसने नौटंकी दी, जिसने बिरहा दिया, जिसने कजरी दिया, जिसने आला दिया, एक से एक कलाकार, मैं नाम ले सकती हूँ, लल्लू वाजपेयी जी, पंडित राम कैलाश यादव जी, इलाहाबाद के हमारे, गुलाब बाई जी को मिला था, उसके बाद हमको मिला, वो 93-94, हमको मिला 2016। इस बीच में इतने कलाकार बड़ी खेत की शर्म की बात है, क्योंकि हम ही ने यदि बताएंगे कि भाई आपने क्या किया, आला सबसे बड़ा गाथा गायन का गान है, गौरव गाथा का, काकोरी कांड, रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा, आला, उधर सबकी गाथाओं को लोगों ने रट करके गांव-गांव में तब बताया जब वंदे मातरम से लेकर ये सब बैन अंग्रेजों ने कर दिया। वीर कुंवर सिंह की कथाएं भी आला से जिंदा रही, वो चाहे बैसवारी शैली में गाई गई, आप सुल्तानपुर से बैसवारा की शैली में गाई, या महोबा की शैली में गाई गई, लेकिन कोई रिकॉग्निशन नहीं। अब ऐसे कलाकार तो लोक कलाकार की तो आवाज नहीं, उसने वो अपने स्वांता सुखाए गा रहा है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, पिछले 10 साल में मेरे अपने कितने परिचित हैं
राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वोत्तर में ये कहीं ना कहीं पर मिट्टी की अपनी संस्कृति को जगा रहा है, उसको मुख्य धारा पे लाना। अब मैंने कोक स्टूडियो में पिछले साल का मेन स्ट्रीम में, दैट हैज नथिंग टू डू विद द पर्पस, इट हैज टू डू विद माय कंट्रीब्यूशन जो 40 साल से मैं कर रही हूँ। तो आपको इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही हूँ कि आप युवा हैं यहाँ पे, तो 6 लोग मिलने आए। आप सबसे कमाल की चीज लोकतंत्र की बात बता रही हूँ। और वहाँ उस 6 लोग आए और कहा मैम वी आर वेरी प्राउड टू ओपन द सीजन विद यू बिकॉज यू विल बी द सीजन ओपनर। होली का गाना है, आप ही से हम लोग शुरू कर रहे हैं विशाल के साथ, विशाल मिश्रा के साथ। एंड सेकेंड चीज उन्होंने कही कि मैम आज आपको एक चीज बतानी है जो आपको भी नहीं पता होगी। आज से 3-4 साल पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद कोक इंडिया, कोक भारत, कोक स्टूडियो। और वो कहने को फोक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी गली गोरेगांव से जाके जूहू में खत्म हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी कोक स्टूडियो पाकिस्तान में सिंध, बलूच, क्या कमाल का वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने इसकी तारीफ की होगी, तो मैंने कहा वो सिर्फ फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स को ले रहे हैं कोक स्टूडियो भारत वाले, और जो इसीलिए जो बना रहे हैं वो निहायत फिल्मी चीज़ है, कुछ खास उसमें नहीं। मैं चुपचाप से सुन रही थी, मुझको ही पता। बोले आपको पता है वो वीडियो ट्रैवल करता करता हमारे आया, तो जब हमारे आया तो इस पे मीटिंग हुई कि एक इतनी सीनियर आर्टिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन हमारे बारे में दिया, कोक स्टूडियो पाकिस्तान की तारीफ की है। तो एक होता है खारिज कर देना, आलोचना हुई है। बोले ऑन द कॉन्ट्ररी हम बैठे इस पर कि हम लोगों ने 10 साल में किया क्या, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं इस पर विचार होना चाहिए कि जो कह रही हैं, और हम लोगों ने चेंज कर दिया कि अपने बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स को नहीं लेंगे, हम लोग खाटी कलाकारों से, तो हम लोग आपसे शुरू कर रहे हैं। यानी एक खुले मन से की गई आलोचना का सकारात्मक स्वर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि उन्होंने इसको बहुत कहना चाहिए पॉजिटिवली लिया और इसको एक अपने इस्तेमाल के लिए इसका प्रयोग किया। तो कलाकार को यदि मुझे अच्छा बनना होता कि मैं किसी दिन कोक स्टूडियो में जाऊं तो मैं उनकी बुराई नहीं करती, बुराई करके वहां पहुंचती। यानी कोई भी कलाकार टूल यदि अपने को नहीं बनने देता, वन इज ट्रू एंड ऑनेस्ट योर आर्ट व्हाट यू स्टैंड फॉर, तो मुझे लगता है अल्टीमेटली दैट इज व्हाट रिमेन्स योर पावर। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार इंसान को काम करना चाहिए। मैम आपने जो बात कही इसका फंडामेंटल ये था कि अपोजिंग वॉइसेस को भी रिकॉग्निशन मिलता है अगर उसको सुना जाए तो आप पॉजिटिव क्रिएशन ही करते हो। छोटी सी टिप्पणी, हमारे देशबंधु में इसी आइडियोलॉजी को मेंटेन और फॉलो करते हैं, क्योंकि पूरा कॉलेज जानता है कि विचारों के मतभेद होते रहते हैं, लेकिन कभी भी आप हमारे इंसिडेंट नहीं देखोगे, मनभेद नहीं होते देखोगे। तो इसी में लेकर एक जो मेरा क्वेश्चन था कि राजनीति के सांस्कृतिक प्रवेश से क्या संस्कृति अपना शुद्ध जो प्रारूप है वो खो नहीं देगी? क्या पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद सिर्फ संस्कृति में ये नहीं दिखाया जाएगा कि क्या अच्छा है? अगर हम बात करें कि पहले क्या गलत हुआ, तब कह दिया जाता है नहीं भाई तुम तो गलत इंसान हो, तुम तो अपोजिंग वॉइस नहीं, तुम तो सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हो, तुम वामपंथी हो, या जो अन्य टिप्पणियां होती हैं मौजूदा समय में पिछले 10-12 साल में। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि मतलब संस्कृति में कितना राजनीतिक प्रवेश होना चाहिए और कितनी उसकी खुद की स्वाधीनता होनी चाहिए? संस्कृति और राजनीति, संस्कृति में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन संस्कृति का उद्देश्य क्या है? यदि संस्कृति का उद्देश्य समाज का उत्थान, समाज का एकीकरण, समाज को जोड़ना, समाज को प्रबुद्ध बनाना और राष्ट्र सेवा है, तो उसके लिए जो भी करना होगा वो मेरा पहला धर्म है। जैसे व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो मेरे लिए व्यक्तिगत में समाज और राष्ट्र पहले आता है। अब उस भूमिका में संस्कृति का योगदान है। मैं गाती नहीं तो मैं प्रोफेसर होकर के कहीं भी योगदान देती। आज किताब क्यों लिख रहे, मुझे मंच तो ऐसे ही मिलता है, क्योंकि कुछ और भी है जो कहना है समाज को जोड़ने के लिए और राष्ट्र को जोड़ने के लिए। तो वहां पर क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं यदि देश की नीति से जुड़ी है तो सार्थक है, लेकिन कहीं पर यदि वो विभाजनकारी या विध्वंस की बात करती है तो वो स्वाभाविक है कि वो फिर गलत है। कला तो जोड़ने का काम करती है और कला मुक्त करने का काम करती है।
हम लोक संगीत को मुख्य धारा में लाना इजी नहीं था, बट आपने जिस दौर में किया उसमें प्रखर था। आज के समय में जो हमारी पीढ़ी नाम भी जानती है तो वो मुख्यतः 2 या 3 नाम है, जिनमें से प्रथम पंक्ति में आपका नाम आता है। तो इसमें रास्ता बहुत कठिन था, सब जानते हैं, पर आपके लिए वो डिफाइनिंग पॉइंट कब बना जब आपको लगा कि यस नाउ आई हैव अराइव्ड, अब मैं मालिनी अवस्थी बन चुकी हूँ, पद्मश्री है, ये है, लेकिन जीवन में अभी भी कोई चाहत बची है, या फिर आप अपने जो पिछले 60 साल के करियर से, जो भी आप अपने लाइफ स्पैन से देखते हो, आप तृप्त मानते हो स्वयं? सवाल गिनिए इनके, एक में 10 सवाल है, पूरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू की बातें तो नहीं पूछ डाली। ये तो कभी भी नहीं लगा था टाइम अराइव्ड, आज भी नहीं लगता। दरअसल मैं किसी भी शिक्षण संस्थान में आती हूँ तो मेरे भीतर बिल्कुल छात्रा भाव जाग जाता है। मुझे आज भी लगता है कि मैं यहीं पर बैठ करके लेक्चर आज भी सुन रही हूँ किसी का, तो वो विनीत भाव और जिज्ञासु भाव, और मैं चाहती हूँ मेरे अंतिम सांस तक रहे, क्योंकि जानने की इच्छा इतनी है कि सीखने की इच्छा इतनी है, इससे कुछ बन गई हूँ ये तो कभी भी नहीं लगता, और लगना चाहिए भी नहीं। ये ही है जो करना चाहिए, वो जरूर लग गया। और उसके कई कारण, कोई सोचे कि एक दिन रात में जो कहते हैं ना कि उस वृक्ष के नीचे बैठे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। कई समय लगता है आपको यह इस परिपक्वता के निर्णय पर पहुंचने के लिए, जब आपको लगे यही करना है। और वो मेरे पास अभी तक वो डायरी है। जब मेरी शादी तय हुई तो मैंने माँ से कहा कि जितने चौक है हमारे त्योहार की, माँ बड़ी सुंदर चौक करती थी, तो सारी चौक और सारी व्रत की कथाएं सब मैंने अपने हाथ से लिखवा थे। 86-87 तो हमारे विवाह तय हो गया था और 2 साल शादी तय रही। अब उस समय में 19 साल की थी। 19 साल की कौन लड़की चौक कैसे कैसे बनी है, उसकी एक एक डिजाइन की, करवा चौथ की, अब वो एक एक चीज की माँ जो जो करती है, सारी चीजें लिख करके कि भाई ससुराल में जाएंगे और वहाँ पर पता नहीं सास पूछेगी तो हमें पता होना चाहिए। ये शिक्षा हमारे साथ की मेरी बहन ने दी, हमसे बड़ी थी। मुझे नहीं लगता मेरी ताई जी की कोई बेटियों ने भी इस तरह से किया, लेकिन यदि उस समय भी मेरे मन में था, और मुझे तब नहीं लगता था कि कुछ इसमें असामान्य है, लेकिन शायद परंपराओं के प्रति श्रद्धा भाव बहुत पहले से था। ताई जी के संग ढोलक में बैठ जाना, गाने गाना, कोई भी लोकगीत है तो उस लोकगीत के पीछे का भाव हम लोग बचपन में सुनते हुए बड़े हुए कि ताई जी को यदि कोई नाचने के लिए उठा सकता है तो हमारे पिताजी, यानी उनके देवर। कोई और किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई ताई जी इतनी वृद्ध हो गई थी, उनसे कहे कि भाई आओ और जाइए, आकर के उठ के नहीं बस घूम जाओ माने उठ जाओ। उनकी इतना वजन और इतनी उम्र हो चुकी थी। तो अपने भाई के विवाह में जब ताई जी ढोलक बजा रही थी 70-75 वर्ष की आयु में, और जब हम लोगों ने कहा चचिया बस उठ जाओ तो नाचे भरे उठे, तो हम लोग से बोले ए मुल्लर आएगा। मुल्लर माने हमारे पिताजी को, मतलब उस वृद्धावस्था में भी देवर आए क्या, वो आए तो मैं उठ जाऊंगी, वो जो। और उसके बाद हम लोगों ने कहा पापा आ गए चलो उठो, और कोई उनका घूंघट ओढ़ करके नाचना, और सारे कीर्तन मनई को बाहर कर दो, खाली मुल्लर रहेगा। तो अपने देवर के लिए उनका खड़े होकर के वो नाचना, और मेरी माँ का उठ करके उनको नजर उतारना, वो जो परिवार को जोड़ने का जो पूरा एक दृश्य है, कैसे संबंध एक दूसरे को जोड़ते हैं, ये सारी चीजें बचपन बहुत कम उम्र समझ में आ गई। और मैंने जैसा प्रेम से बात है, गाने सिर्फ विस्तार थे उसको कि उसको जो सीमेंटिंग होती है कैसा, हाउ टू कैरी इट फॉरवर्ड, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। अगले क्वेश्चन को सार्थक बना देते हैं। आज के समय में एक शो आया था लैटिन, अगर आपने कंट्रोवर्सी सुना हो उसका, तो मतलब एग्जांपल है वो कि जिस तरह की बातें उस शो में की गई, या फिर जिस तरह की बातें, सिर्फ वो एक नहीं है, वो एक था जो कि विख्यात हो। ऐसे कई सारी बातें समाज में हो जा रही हैं, OTT पे उनके ऊपर सीरीज बन जा रही है। तो क्या ये हमारे कल्चर को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा? क्या ये इन पे कितना इनका प्रभाव है हमारे युवाओं के ऊपर, और क्या हमें इसके लिए करना चाहिए? आपके विचार क्या कहते हैं? मैं इसको इस उदाहरण से बताती हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसने जगह देखा है, नटोरा देखा है शादी ब्याह में, उससे बढ़ करके तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जगह है।
जगह क्या है कि वो स्त्रियों द्वारा स्त्रियों के लिए होता है, पुरुष भी नहीं आते। खुलापन है, एक उसकी ऐसी मर्यादा है कि वो सिर्फ वहीं होता, वहीं की बात वहीं होकर खत्म हो जाती है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे आप मजाक भेजते हैं, पुरुष पुरुष कोई भेजे, तब तक उसका मर्यादा बनी है। वो बात 6 लोगों के बीच कही जाए, वो उच्छृंखलता उद्दंडता बन जाए। और वो चीज आप प्रसारण करें लोगों के लिए, तो वो जाहिर की बात है कि हर एक का हाजमा, हर एक की सहमति नहीं हो सकती। तो ये कहाँ कौन सी चीज, जैसे लोकगीतों में बहुत सारा पहले इस बात का लाभ उठाते हुए भी लोकगीतों में श्रद्धा खुला बने, लोगों ने मंच पे गाया। आप उन गानों को गा रहे मंच पे जो मंच के लिए बने थे। एक किसान है जो कि आग ताप रहा है, रात में जाड़े से बचाए, और 4 किसानों के संग रात भर जग करके उसको खेत की रखवाली करनी है, और वो गाने गा रहा है, उसके शब्द हैं, वो चारों ने गाया, बात सुबह वहीं खत्म हो गई। उस 4 को 50,000 की भीड़ के सामने कहीं पर रांची झारखंड में गाएं, पटना में गाएं, लखनऊ में गाएं, और आप सोचें कि तहलका ना हो, कोई आप पे आरोप ना लगाए। ये विवेक जो मैंने पहले भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के संग संग हर मनुष्य के संग उस अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करने की भी जरूरत है। अंत में मैं आपसे बस एक निवेदन है कि हमारे युवाओं के लिए आप कोई संदेश अपना देना चाहें, और वह संदेश अगर आपके अंदाज में होगा। संदेश तो यही है कि आगे बढ़े लेकिन जड़ को थामे रहे। एक ही पंक्ति है, खूब आगे बढ़े, खूब आगे सीखें, दुनिया में जो जो हो रहा है वो भी देखें, जाने, और कहीं भी जाएं लेकिन जड़ को थामे रहें। और जो जड़ को थामे रहता है, जड़ भी उसे नहीं छोड़ती। मूल है, मूलाधार बना रहेगा तो फिर पेड़ भी फले फूलेगा। बस यही संदेश तो यही। गाने की फरमाइश आई है, तो आपके प्रिंसिपल साहब सुल्तानपुर के हैं, और हाँ तो हम समझ गए, प्रताप सिंह जब आया तो हम समझ गए कि व्यावर थे। सुल्तानपुर में बहुत आदरणीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी, हम सबके बहुत गुरु सदृश, तो उन्होंने सबसे पहले दरअसल ग्राम गीतों का संकलन आरंभ किया। आपके यहाँ तो ऑडिटोरियम भी इतना बड़ा उनके नाम का, पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागृह शायद पहले कहीं कार्यक्रम के लिए। तो उन्होंने इतना सुंदर उल्लेख किया है कि कितनी कठिनाई के साथ उन्होंने गीतों को संकलन किया। उस जमाने में जब घूंघट के साथ महिलाएं पुरुषों के सामने गाती नहीं थी, और वो इस शर्त पे गाती थी कि सास बैठी है तब बहू गाएगी, और फिर कुछ बहुएं इशारा करें कि सास के सामने आवाज ही नहीं निकल रही गाने की, और पुरुष के सामने गाएं कैसे। बड़ा रोचक दिलचस्प उन्होंने अपनी भूमिका में पूरा लिखा है। इस गीत का उन्होंने वर्णन सुल्तानपुर में ही किया है कि पहली बार मैंने सुल्तानपुर में सुना, और चूंकि 40 के आसपास ये गीत उन्होंने किताब लिखनी आरंभ की, तो आज तो भारतवर्ष में सब जगह गाया जाता है। हम मान सकते हैं कि इतना पुराना शहर है सुल्तानपुर, और जो ये रेलवे लाइन पूरी है जौनपुर से लेकर मुंबई तक जो गई है, ये यहीं से शायद गाना बना होगा। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, जौने ते कसवा से संयम और जाइए, पानी बरसे ते कस गले जाए रे, पानी बरसे ते कस गले जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, जौने सहरवा को संयम और जाइए, अरे संयम रे जाइए, बलमा मोर जाइए, जौने